हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो गाइज़, यहाँ पर हम जो देख रहे थे क्वेश्चन आंसर सीरीज़, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ अ पार्ट 4 कोर सोशल साइंस के लिए फॉर BLED फर्स्ट ईयर। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आज हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो कि है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, इम्पीरियलिज्म, फैसिज्म और नेशनलिज्म। ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कंटिन्यूसली उस पर क्वेश्चन बनता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करिए थे, प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए, डाउनलोड करें। मैंने उसकी PDF नीचे लगा दी है। जो भी कोर सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, उसके नीचे उसकी PDF लग चुकी है, तो आप जाकर उसको डाउनलोड करें एंड देखें कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उस तरह से अपनी तैयारी करें। ठीक है, हम देखते हैं आगे कि मोनार्की क्या है और एरिस्टोक्रेसी। सारी जितने ही कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम समझेंगे, एक रिव्यू लेंगे, सो दैट जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हमारा एक आइडिया क्लियर हो इनके रिगार्डिंग के ये एग्जैक्टली हैं क्या। तो पहले हम बात करेंगे मोनार्की के बारे में। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक तरह से टाइप्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं जो अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रूल करते हैं एंड उनके अपने ही तरीके होते हैं। तो उसमें से पहला जो है वो है मोनार्की। अब ये क्या है, ज़रा हम देखते हैं। According to Merriam-Webster, monarchy is a state or nation in which the supreme power is actually or normally lodged into a monarch. तो अगर हम इसको सिंपली समझें तो मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चलती है किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे या कोई नेशन में, जहाँ पर वो पूरा नेशन रूल किया जाता है एक किंग और एक क्वीन में। सारी जो पावर है वो होती है एक सिंगल पर्सन में, एक सिंगल पर्सन के पास। ठीक है, और जैसे कि पहले ज़माने में राजा रानियाँ हुआ करते थे, वही ये कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, जिसमें जो एक किंग होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं और वही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस किंग या क्वीन की चलती है, जिसे हम मोनार्च कहते हैं। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट मोनार्की का, जहाँ पर जो सुप्रीम पावर वो होती है उस पर्टिकुलर किंग और क्वीन के पास, जो वहाँ पर रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको पूरी फ्रीडम होती है और वो अपने हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि कितनी फ्रीडम या किस हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस उनके स्टेट में या नेशन में चलेंगे। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल पावर इज इन्वेस्टेड इनटू अ सिंगल पर्सन और फैमिली। दिस पर्सन इज़ रेफर्ड टू एज ए मोनार्च। जो हमने अभी बात करी कि जो पर्टिकुलर जो सिंगल पर्सन है या उसकी जो फैमिली है उसको ही हम मोनार्च कहते हैं, जो कि वहाँ पर रूल कर रहा होता है। वो एक सिंगल पर्सन होता है। दे होल्ड द पोजीशन ओवर द कंट्री अंटिल देयर डेथ। और वो तब से, जब से वो किंग और क्वीन बने होते हैं, वो तब तक रहते हैं। उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाए। और डेथ होने के बाद भी उनके जो हेरिडेटरी, मतलब जो उनके बच्चे बेटे होंगे, वही वो आगे बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्वीन है और उसके कोई बच्चे हैं, उसका कोई सन है, तो क्वीन के जब तक डेथ हो जाएगी रूल करते करते, उसके बाद जो एक सिंहासन होता है, जो एक पावर होती है, वो उसके सन को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हेरिडेटरी पोजीशन होती है और फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही आ पाते हैं उस पोजीशन में, और वही उसमें हिस्सा लेते हैं, और किसी के पास इतनी पावर नहीं होती कि कोई आके वहाँ पर बैठ सके। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी चलता है, फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एलिज़ाबेथ जो क्वीन है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोनार्की का। आगे हम ज़रा समझेंगे। रूल बाय अ सिंगल पर्सन, जो कि किंग और क्वीन होता है। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने बात करी। हेरिडेटरी चेन ऑफ कमांड होती है, विच मीन दैट ओनली डिसेंडेंट्स और रिलेटिव्स ऑफ द रूलर कैन टेक पावर ओवर देयर रूलर डाइज। तो मतलब जब किंग और क्वीन जो वहाँ पर रूल कर रहे होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके रिलेटिव्स या जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब जो उनके सन होते हैं, जो उनकी डॉटर्स होती हैं, वही फिर उनकी गद्दी पर बैठ पाते हैं एंड जो पावर है वो ले पाते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर स्टिल यूज टुडे इन प्लेसेस लाइक द यूनाइटेड किंगडम और वेटिकन सिटी। आपको पता है एक वेटिकन सिटी है, जो कि एक तरह से एक जो स्टेट है, जो एक पूरी कंट्री ही है। वहाँ पर क्या है, रूल है वहाँ पर किसका, किंग का। ठीक है, तो अभी भी ये कंट्री है और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रूलर्स हैं वो रूल करते हैं, और जो यहाँ पर भी किंग का अभी भी चलता है, जिसको हम मोनार्की कहते हैं। द रूलर ऑफ दिस कंट्रीज आर रिफर्ड टू एज रॉयल्टी।
क्वीन हम उसको कहते हैं अगर फीमेल होती है, किंग अगर हम उसको कहते हैं जो मेल होते हैं। देयर आर मैनी ग्रेट थिंग्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम अ मोनार्की बट सर्टेनली बैड एज वेल। बिल्कुल हर चीज़ के देखिए कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं। ज़रा हम इस पर एक नज़र डालते हैं। मोनार्की का मतलब है रूल बाय किंग और क्वीन, हम अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझ पाएँ। अब हम ज़रा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की एक टेबल है उसको हम देखते हैं। सिटीजन्स होल्ड हाई रिगार्ड्स एंड पर्सनल अफेक्शन फॉर रूलर्स। जो उस नेशन या स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं वो काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं अपने किंग और क्वीन के साथ, क्योंकि वो सालों साल तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो रूल करते हैं और उनका एक अच्छा पर्सनल अफेक्शन और एक अटैचमेंट उनसे बन जाता है। ठीक है, वो समझ पाते हैं उनके बिहेवियर्स को, उनके जो भी लॉस चल रहे हैं वहाँ पर वो अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं बदलने वाले होते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि सिंगल रूलर होता है जो पावर में रहता है पूरे लाइफ टाइम तक जब उसकी डेथ नहीं हो जाती। अगर वो ऐसा रूलर है जो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, उतना वो इफ़ेक्टिव रूल नहीं कर पा रहा है, तो भी वो रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर वो अच्छे से रूल नहीं भी कर पा रहा है फिर भी उसको करना पड़ेगा और सिटीजन्स को वो चीज़ कहीं ना कहीं एक तरह से झेलनी पड़ेगी। डिफाइंड लाइन्स ऑफ सक्सेशंस फॉर द थ्रोन। बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि जब जो रूलर अभी प्रेजेंट में कर रहा है उसके बाद जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके जो डेसेंडेंट्स हैं वो गद्दी पर बैठेंगे। तो यहाँ पर एक उन्हें बहुत एक लंबा प्रोसेस नहीं बना पा वो होता है कि अब इलेक्शन होंगे या अब उसके लिए कोई भी एक ऐसी कुछ प्रोसेस उनकी नहीं होती। उन्हें पता रहता है कि एक की डेथ हुई तो दूसरा तुरंत तैयार बैठा है। जो रूलर्स हैं उनके पास ही पूरी पावर होती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि उनकी ही चलती है, यहाँ पर किसी भी दूसरे इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं रखा जाता। नो चॉइस इन लीडर, चॉइस नहीं होती लीडर में, एक के बाद एक वो मतलब पहले से एक लिस्ट बन जाती है कि अगर आप रूलर हैं तो आगे आपका बेटा होगा, फिर आपके बेटे का बेटा या बेटी होगी, तो इस तरह से होगा। चाहे वो इनसिग्निफिकेंट रूलर्स हों, चाहे वो रूल नहीं भी कर पाएँ, फिर भी किंग्स और क्वीन वही बनेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं करनी होती लीडर में, एक के बाद एक वो बनता है। यहाँ पर सिटीजनशिप जो सिटीजन्स होते हैं उनकी यहाँ पर कोई चॉइस नहीं लगती। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि जो लीडर होता है उसकी होलसम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीजन्स को लेकर, उसकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से अपने सिटीजन्स को खुश रखेगा या फिर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको किस तरह से उसको पूरी करनी है, क्योंकि वो ही एक सुप्रीम पावर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से अपने सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करेंगे ईजिली। नो सिटीजन पार्टिसिपेट और इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट। बिल्कुल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है मोनार्की उसमें जो सिटीजन्स हैं वो कहीं बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन का उनको कोई मौका नहीं मिलता, अपने व्यूज़ उनके राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होती और जो गवर्नमेंट है वो उनमें वो दखल अंदाजी नहीं करते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के थ्रू निकलते हैं उनको वही फॉलो करने होते हैं। तो ये रहे कुछ एडवांटेजेस प्लस इसके डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर ज़रा हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोनार्की का एक एग्जाम्पल है विच इज़ प्रेजेंटली रूल ओवर जो ब्रिटेन है। ब्रिटेन की महारानी आपने सुनी होंगी वो जो कि हैं क्वीन एलिजाबेथ II। ये एक तरह से ये सिस्टम ही है जो एक के बाद एक आपको देखने को मिल रहा है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो भी इसके पहले जो इनके किंग्स और क्वींस थे उनकी ही ये बेटी हैं और आगे अब इनके ही जो बच्चे होंगे वो रूल करेंगे। तो ये एक इनका सिस्टम है जो पुराने समय से ही चला आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल साबित हो सकता है फॉर मोनार्की, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज़ एरिस्टोक्रेसी। क्या है ये एरिस्टोक्रेसी, हम इसको जानने की कोशिश करें। तो जहाँ हमने पढ़ा अभी मोनार्की के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि एक सिंगल पर्सन में सारी पावर्स इन्वेस्ट होती हैं, जहाँ पर वो रूलर होता है और एक सिंगल पर्सन रूल करता है। वहीं एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स का मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि बहुत ही एक एक्सेप्शनल रैंक वाले होते हैं। एक उनकी अलग ही क्वालिटीज़ होती हैं, वो काफ़ी इस तरह के होते हैं कि वो अच्छे से अपने जो स्टेट है या नेशन है उसको देख पाएँ। फ़र्क बस इतना है, वहाँ पर सिंगल होते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ रॉयल पीपल होते हैं जो कि एक्सेप्शनल रैंक और प्रिविलेजेस का मज़ा ले रहे होते हैं एंड वो रूल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ कुछ पीपल हैं जो देख रहे होते हैं स्टेट
और जो भी नेशन पे वो रूल कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल का जो डिसीजन है वो लिया जाता है। एरिस्टोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंडक्टेड बाय अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और उस स्मॉल सेक्शन में होते हैं कुछ लोग जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो रूल करते हैं, अपने रेगुलेशंस बनाते हैं। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एरिस्टोक्रेसी कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दे आर द बेस्ट मैन ऑफ द कम्युनिटी एंड दे आर प्रमोटेड बाय द मोस्ट वर्चुअस प्रिंसिपल। तो बिल्कुल वो जो कम्युनिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो बेस्ट जो लोग हैं उनको चुना जाता है, उनको लिया जाता है। और ये भी कहीं ना कहीं एक हेरिडेटरी उस पर बिलोंग करता है कि जो ग्रुप में जो लोग हैं कि जब वो अगर उनकी डेथ होती है या फिर वो पास आउट होते हैं तो फिर उनके भी जो डेसेंडेंट्स हैं उनकी जगह पर वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है। एरिस्टोस का मतलब है बेस्ट और क्रेटोस का मतलब है पावर। इसको दो टर्म्स जो ग्रीक टर्म्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। मतलब एरिस्टोक्रेसी का मतलब है द फॉर्म ऑफ गवर्न पार एक्सीलेंस, जहाँ पर सुपीरियर पर्सन सोसाइटी जो है वो रूल करेंगे और जो बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन्स हैं, उनको मौका मिलता है रूल करने का और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का और एक स्टेट और नेशन के ऊपर पूरा अपना हक जताने का और उस पर रूल करने का, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं? इट इज़ रन बाय द सुपीरियर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। डॉक्टर गार्नर कहते हैं एरिस्टोक्रेसी इज यूजुअली डिफाइंड एज दैट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज बाय द फ्यू। मतलब जो पॉलिटिकल पावर या फिर जो भी इनके पास पावर्स हैं, जिनके भी ये हकदार हैं, वो कौन एक्सरसाइज करता है? बाय द फ्यू। फ्यू का मतलब सिर्फ कुछ लोग जो बेहतर हैं। 100 में से 10 लोग, जो 10 लोग वो बेहतर एक पोजीशन पर हैं और वो बेहतर लोग हैं कम्युनिटी के, जो अच्छे से जो उनका नेशन है या स्टेट है उनको अच्छे से रूल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पर हम और समझते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय प्रिविलेज्ड सिटीजन्स। आइडिया फॉर एरिस्टोक्रेसी कम फ्रॉम द एंशिएंट। ये ग्रीस से लिया गया है, ग्रीक से। ग्रीस क्रिएटेड एरिस्टोक्रेसी बिकॉज दे डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ मोनार्की, क्योंकि उनको जो मोनार्की का आइडिया वो पसंद नहीं आया। उन्हें एक सिंगल का आइडिया कॉन्सेप्ट लेने का पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ लोग बना दिए सो दैट हर किसी का उन ग्रुप में से अपना एक अच्छा सा डिस्कशन हो कि कुछ अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल सकें। एरिस्टोक्रेसी इज डिफाइंड फ्रॉम द वर्ड एरिस्टोक्रेटिया विच मीन्स द रूल ऑफ द बेस्ट। आप इससे समझ सकते हैं रूल ऑफ द बेस्ट का मतलब बेस्ट लोग यहाँ पर रूल करेंगे, जो बिल्कुल इस चीज़ के हकदार हैं, जो अच्छे से इस गवर्नमेंट को अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। मोनार्की वॉज कॉमनली कॉन्ट्रास्टेड विद मोनार्की विद एरिस्टोक्रेसी। तो ये जो मोनार्की का कॉन्सेप्ट था और एरिस्टोक्रेसी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अलग हैं आपस में, और इनमें एक जो बेहतर एक डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है और हमने देखा भी। ज़रा हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम ओलिगार्ची भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द बेस्ट। यहाँ पर फास्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजंस कैन बी मेड रिलेटिवली क्विकली, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी आपने बिठाई और फटाफट से आपने आपसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उसका डिसीजन अच्छे से लिया। क्योंकि यहाँ पर अगर एक इंसान अगर डिसीजन ले रहा है तो उसको हो सकता है कि टाइम लगे, उसका पता नहीं क्या माइंडसेट काम कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं तो कोई जल्दी कर सकता है, कोई बाद में, तो वो जल्दी एक डिसीजन दे सकते हैं। बेस्ट पीपल चूजन, बिल्कुल लीडरशिप के लिए जो बेस्ट लोग हैं उनको चुना जाता है सो दैट जो वहाँ पे किस तरह से नेशन को उनको चलाना है, किस तरह से स्टेट को उनको रन करना है, वो अच्छे से उस चीज़ का डिसीजन ले पाएँ और जो भी एक बेहतर रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बना पाएँ, जिससे कि सबका भला हो जाए, जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ पे। इंटेलिजेंस इन थ्योरी दे आर द मोस्ट एजुकेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों को ही चुना जाएगा, क्योंकि अच्छे लोगों को जब चुना जाएगा तब वो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं। Some different input. This is not input, this is input. Members of the oligarchy listen to each other, they work together to rule. Some different inputs का मतलब एक जो माइंड होता है वो अपने हिसाब से सोचता है, क्योंकि वो फ्री होता है सोचने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब 10 लोगों के दिमाग लगेंगे तो कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, एक कुछ बेहतर निकल कर आएगा। एक दूसरे के आइडियाज़ जब हम सुनते हैं तब एक अच्छा कुछ हम इन्वेंशन को डिस्कवर कर पाते हैं। तो सेम यहीं पर है कि अच्छे डिफरेंट आइडियाज़ हमें यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, हर चीज़ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर एक अच्छा पहलू है तो दूसरा कुछ ना कुछ ख़राब भी होता है। डिसएडवांटेजेस में हम सबसे पहले देखते हैं एलिटिज़म। तो एलिटिज़म का यहाँ पर क्या मतलब है? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो
लोअर क्लासेस हैं उनको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अच्छे अच्छों की बात हो रही है, और जो थोड़े लोअर क्लासेस हैं या जो उनसे कम लोग हैं तो उनकी बात यहाँ पर कतई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अच्छे लोगों को, जो कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट इज करप्शन लिस्ट, रिच विल बेनिफिट मोर देन द पुअर, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर। बिल्कुल यहाँ पर करप्शन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल पैसे कमाने में जुटे हैं, या फिर जो अच्छे लोग हैं, कम्युनिटी है, उनके पास सारी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी एक पावर है वो उनके पास है। तो क्या है कि वो जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है उनके लिए कोई कंसर्न्स नहीं है, कोई उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान नहीं है जो उनके लिए भी सोचा जाए। तो यहाँ पर मेनली बात होती है अच्छी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, अच्छे लोगों की कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर उन्हें जो लोअर क्लास है वहाँ पर उनकी कोई वैल्यू नहीं करी गई है। सेम एज डिक्टेटरशिप, जो कि हम तानाशाह जैसे कहते हैं, मतलब कि जो वो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कम्युनिटी है, मतलब उनकी ही उनकी चलेगी, क्योंकि वही जो है करता धरता है, वही उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है अपने, एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही बनाएंगे, और जो उनके थ्रू रूल्स और जो रेगुलेशंस निकलेंगे वही सबके द्वारा फॉलो किए जाएंगे, चाहे वो किसी के लिए हितकर हो या ना हो, मतलब किसी के लिए वो बेनिफिशियल हो या नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके हिसाब से वो रूल सही ही हो, लेकिन जो लोअर क्लासेस हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं झेल पा रहे हैं, वो उनके लिए सही नहीं है, लेकिन उनको वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर। जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम ओलिगार्ची भी कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एरिस्टोक्रेसी इज ब्रिटेन्स रॉयल फैमिली, या फिर कैनेडीज फैमिली इन यूनाइटेड स्टेट। आई होप इसका ये प्रोनाउंसिएशन यही हो। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में आप जब इनके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो लोग बाग हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो पुराने समय से चले आ रहे हैं, एंड जो ये मतलब कुछ कम्युनिटी के कुछ अच्छे लोग हैं जिनको इनकी अलग से गिनती होती है, और ये एरिस्टोक्रेसी की जो एक अवधारणा है या फिर जो एक कॉन्सेप्ट है ये उस पर फॉलो करते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, यहाँ एक एग्जाम्पल और दे रखा है, क्योंकि ये जो फैमिली है ये आती है कुछ अच्छे लोगों के बीच में से और मानी जाती है अपनी रॉयल्टी के लिए, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में इनकी भी चलती है, इसलिए इनको एक एरिस्टोक्रेसी का पार्ट बताया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इम्पीरियलिज्म की तरफ, देखते हैं कैसा है इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो इम्पीरियलिज्म जो एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो किस तरह से है देखते हैं। तो यहाँ पर इम्पीरियलिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन। ये क्या है हम समझेंगे। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज और अदर मीन्स। इम्पीरियलिज्म मीन्स टू एक्सटेंड अ कंट्री पावर्स थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी। Its name originated from the Latin word imperium, which means supreme power. तो imperialism कैसी पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो कि क्या होता है कि अगर कोई भी नेशन या कोई भी स्टेट है, ठीक है, वहाँ के जो रूलर्स हैं, यहाँ वहाँ के जो भी लोग हैं जो उस स्टेट या नेशन को देख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉलोनाइजेशन के थ्रू छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनाते हैं दूसरे पार्ट्स में। अपनी जो उनकी कंट्री स्टेट है वो तो है ही, उसके अदर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं, वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनाना चालू करते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं कि कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये दूसरी कंट्री में जाते हैं और कुछ पार्ट्स में अपनी एक कॉलोनी बनाना चालू करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि धीमे धीमे उस पोर्शन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर कब्ज़ा करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो दूसरी कॉलोनी बनाते हैं। मतलब कॉलोनी का मतलब समझते जैसे हम कॉलोनीज़ में रहते हैं ना, वही कॉलोनी है ये, ठीक है। तो ये कुछ बाउंड्री टाइप की बनाते हैं, उसमें रहने लगते हैं और फिर धीमे धीमे उसको हड़प लेते हैं और उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। उसमें या तो वो मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करते हैं, वो किसी अदर मीन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो इसी तरह से करके क्या करते हैं,
जो उनकी कंट्री होती है उसकी पावर को बढ़ाते हैं, किस तरह से ज़मीनों को हड़पते हुए, ठीक है, दूसरी कंट्री को हड़प लेते हैं इसी तरह से कोलोनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। कोलोनाइजेशन का मतलब सिंपली है छोटी छोटी कॉलोनी बना के उनको हड़प लेना और उस पोर्शन को अपने अंडर में कर लेना। तो इस तरह से ये जो उनकी पॉलिसी है ये अपनी पावर इसी तरह से एक्सटेंड करते हैं और कंट्रीज़ बाय कंट्रीज़ पर रूल करते हैं। तो ये रही कुछ डेफिनेशंस ऑफ इम्पीरियलिज्म। आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और ये क्या है कि डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उनके हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन दी गई है इम्पीरियलिज्म की, कि उनके हिसाब से इम्पीरियलिज्म क्या है। इन सिंपल वर्ड्स इम्पीरियलिज्म मीन्स एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर। बिल्कुल, हम क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब अपनी जो पावर है वो तो है ही स्टेट की, बाकी वो दूसरों में घुस के भी अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं बियॉन्ड इट्स बॉर्डर के उस तरफ। मतलब बियॉन्ड इट्स बॉर्डर जो आपने अपनी जो कंट्री है वो तो है ही, प्लस वो दूसरी कंट्रीज़ पे भी कब्जा करते हैं, इन्वॉल्विंग डोमिनेशन एंड रूल ओवर वीक अलाइन पीपल एंड देयर टेरिटरीज। बिल्कुल कॉलोनाइजेशन के थ्रू छोटी छोटी स्टेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते हैं, उनका कब्जा करते हैं और उनको हड़प लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से अपनी पावर का एक्सपेंशन करते हैं। देखते हैं कुछ फीचर्स के बारे में कि ये जो इम्पीरियलिज्म है उसके क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स का मतलब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी के बारे में कि जो इम्पीरियलिज्म है ना वो है क्या आखिर, मतलब क्या इसकी, ये करता क्या है इम्पीरियलिज्म, ठीक है, इसकी खुद का एक नेचर क्या है, तो इसको बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पीरियलिज्म के बाद जो भी टेरिटरी या जो भी पार्ट हमने कब्ज़े में किया है वहाँ के जो लोग हैं, जो कॉलोनी हमने बनाई है, जो वहाँ पे पहले से लोग थे उस कंट्री के, उनके लिए जो इम्पीरियलिस्ट जो लोग जिन्होंने कब्ज़ा अब कर लिया वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है वो लोग उन लोगों के लिए अच्छा सोचें या बुरा सोचें। मतलब अब जैसे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो जिम्मेदारी उन लोगों की जो पहले से वहाँ रह रहे थे किसकी है, जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट भी हो सकता है और एक्सप्लॉयटेटिव भी हो सकता है। अगर उनको लगता है कि वहाँ के लोगों की उनको हेल्प करनी चाहिए क्योंकि अब वो उनके अंडर में आ गए हैं तो वो भी हो सकता है, नहीं तो वो एक्सप्लॉइट भी उनको कर सकते हैं, मार सकते हैं, लूट सकते हैं, काट पीट के सब बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन रियलिटी इट इज़ ऑलवेज एक्सप्लॉयटेटिव। और ये बिल्कुल सच है क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी रूल करता है या फिर कब्ज़ा करता है तो वो कभी भी वेलफेयर के लिए नहीं सोचता है, वहाँ के इनहेबिटेंट्स को वो बिल्कुल लूटता है, उन्हें बर्बाद करता है और वो उस जगह को पूरा ख़त्म करके एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और जितनी भी चीज़ वहाँ पर लूटने वाली होती है उन्हें सब कुछ लूट लेते हैं। सेकेंड इज़ इट में भी इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। अब क्या है कि जैसे उन्होंने एक टेरिटरी है, एक कॉलोनी बनाई, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उनको उस एरिया से कुछ प्रॉफिट मिले ही, हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है वो बैरन लैंड हो, वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता हो, या फिर कोई भी ऐसे उनको रिसोर्सेज ना मिले वहाँ पर तो उनके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। उन्होंने इतनी मेहनत करी, उस पर कब्ज़ा किया या फिर जो भी उन्होंने किया वहाँ पर, तो हो सकता है कि वो उनको प्रॉफिट मिले भी, वहाँ पे वो लोग खूब सारे वहाँ पर रिच लोग रहते हैं तो उनको वो एक्सप्लॉइट कर देंगे, उनको लूट लेंगे, उन्हें उनकी जो भी वेल्थ है वो ले लेंगे। तो ये दोनों ही हो सकता है, उनके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इम्पोजिशन ऑफ द पावर ऑफ द इम्पीरियलिस्ट स्टेट ओवर द अदर पीपल। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो उनके टेरिटरीज जिस पर वो हड़प लेते हैं फिर उसके बाद वो दूसरे जो लैंड्स हैं, दूसरे जो स्टेट्स हैं उन पर वो इस तरह से ही रूल करते हैं और धीमे धीमे जो सारी पावर है वो उनको अपने में मिला लेते हैं और सारी जो पावर है वो खुद मतलब रूल करने लगते हैं उस एरिया पे, उस टेरिटरी पे, उस जगह पर। धीमे धीमे ऐसे करते करते वो सारी ही ज़मीन हड़प लेते हैं, ठीक है। We can say imperialism is a policy of subjugating other countries for purposes of, बिल्कुल हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारी खुद की टेरिटरी थी वो तो है ही और उसको हम और एक्सपेंड कर रहे हैं ज़मीन के तौर पर। हम लोग अपने ही जो कंट्री है उसको एरिया में बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके।
पॉलिटिकल पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है जो हम जहाँ पर हम कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कुछ हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे, कुछ वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो हमारे बिजनेस में काम आएंगे, जो हमें एज रॉ मटेरियल काम आएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं जिससे कि हम उन्हें हड़प पाएँ फ्री में और उसका यूज़ कर पाएँ हम, और अपनी कंट्री को वेल्दियर एंड वेल्दियर बना पाएँ। कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़, बिल्कुल। और अपना जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस वहाँ पर दे पाएँ वो, जो भी टेरिटरीज़ हैं अपना एक दबदबा वहाँ पर वो बना पाएँ, ठीक है। तो ये है टोटल इम्पीरियलिज्म। और इम्पीरियलिज्म का बेस्ट एग्जांपल हम अपनी कंट्री से ले सकते हैं जो कि इंडिया है। इसमें जब इम्पीरियलिज्म जो कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू करी गई थी, जब वो जहांगीर के टाइम पर आए थे, जब जहांगीर का रूल चल रहा था इंडिया में, और सर थॉमस रो जब आए थे और वो ब्रिटेन के थे और उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली थी कि वो यहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जब उनको परमिशन दे दी तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी फैक्ट्रीज उन्होंने एक बोली थी, लेकिन वो धीमे धीमे करके ढेर सारी ऐसी अपनी जो कॉलोनीज़ हैं वो बनाने लगी और उन्हें हड़पने लगी। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया और फिर देखते देखते पूरे इंडिया पर उन्होंने रूल कर लिया। इसको ही हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, और यही प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म, जहाँ पर फिर उन्होंने हमारी जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसको एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कितने मिनरल और रिसोर्सेज हैं। यहाँ से वो रिसोर्सेज अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ पर यहाँ से रॉ मटेरियल बनवा के अपनी कंट्री में बेचते थे, सो दैट यहाँ से वो एक्सप्लॉइट करके फ्री में अपनी जो कंट्री है उसको वेल्दियर बना पाएँ। तो ये था प्रोसेस ऑफ इम्पीरियलिज्म। आई होप आपको कहीं समझ में आया हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो एक वर्ड है ये काफ़ी बड़ा वर्ड है और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी फीलिंग है जो कि इंस्पायर करती है सारे छोटे या फिर बड़ी यूनिट्स को, मतलब छोटे से लेके बड़ी यूनिट्स तक को ये इन्फ्लुएंस करती है। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, जो कि अपने एक जो सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब हम जो एक खुद में रह जाते हैं, खुद तक रह जाते हैं, जो हमें एक सेल्फिशनेस की हमारे अंदर जो एक कभी कभी फीलिंग होती है उसको तोड़ते हुए ये जो नेशनलिज्म की भावना है वो निकलती है, जहाँ पर हम वर्क करते हैं यूनिटी में, कोऑपरेशन एक दूसरे का होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, जिसके थ्रू हम कुछ बड़े डिसीजंस और कुछ बड़े बड़े जो काम हैं उनको भी सक्सेसफुली हम उनको कर आते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ठीक है। यहाँ पर एक ये ऐसी फीलिंग है जो एक हर किसी के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम पैट्रियोटिज्म भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लव फॉर आवर नेशन, जहाँ पर हम खुद की एक इंडिविजुअल जो हम लेवल पर अपने लिए कर रहे होते हैं उसको छोड़ के हम कुछ बड़े लेवल पर काम करते हैं, साथ में मिलके करते हैं, जिससे कि बड़े से बड़े जो काम हैं वो आसानी से हो सकें और हम अपनी कंट्री के लिए एक लव दिखा सकें और एक यूनिटी दिखा सकें, सेल्फ लव फॉर कंट्री, रिस्पेक्ट, और उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नेशनलिज्म। Brubacher rightly remarked, nationalism is the term that has come into prominence since the Renaissance and particularly since the French Revolution। तो यहाँ पर ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये कब से आया है, तो रेनेसेंस के टाइम से एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन जब वो स्टार्ट हुआ था तब से ये जो फीलिंग है एक नेशनलिज्म की। क्योंकि क्या होता था कि पहले आपको पता है कि हमेशा रूल हुआ करता था, ये आए उन्होंने रूल किया, यहाँ पर कोई और लोग आए उन्होंने रूल किया वहाँ पर, तो इस तरह का ही सिनेरियो पहले रहा है। तो लोग बाग इससे परेशान होकर जो अच्छे वेल्दी लोग हैं, कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, वो तो कैसे भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे यूनिट थे, जो छोटे लोग थे, जो पुअर पीपल थे, जो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे या फिर वो जिस भी कंडीशन से मतलब बिल्कुल ओवरलोडेड थे, तो उनके लिए परेशानी की बात थी। तब से उन्होंने जो एक ये कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का वो निकल कर आया, जब उन्होंने अपने लेवल से आके परेशान होकर जब एकजुट होके इसके खिलाफ जब लड़ा, तो उसको उन्होंने नेशनलिज्म कहा। कि जब उन्होंने कोशिश करी कि जो उनका स्टेट है, जो उनका नेशन है, वो उनके पास आ जाए, वो फ्री हो जाए रूलर्स से, तब ये फीलिंग जो है नेशनलिज्म की या कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया। इट ऑर्डिनरी इंडिकेट्स अ वाइडर स्कोप ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड पेट्रियोटिज्म एंड लव टुवर्ड्स अ कंट्री। बिल्कुल, अब हमारी जो कंट्री है हम अभी बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन अगर उस पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो क्या एक सिंगल पर्सन उसको फ्री करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। यहाँ पर बात होगी
छोटे से लेके बड़े यूनिट तक के लोगों की जब वो हम ग्रुप में आएंगे और किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, तब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। और वो जो हमारी आवाज़ होगी वो बहुत तेज़ होगी, जिसके थ्रू हम चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, और जो भी हमारे कंट्री में आने की कोशिश करेगा उसको हम यहाँ से निकाल के भगा पाएंगे। ठीक है, तो ये है एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द मेयर लव फॉर वंस प्लेस ऑफ बर्थ। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम हैं बिल्कुल हम फ्री हैं, और अगर हमारी कोई फ्रीडम छीनेगा तो बिल्कुल हमें दिक्कत होगी, और उसके लिए हमें बिल्कुल एकजुट होकर काम भी करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेमली लव, द रिगार्ड्स ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। बिल्कुल हमारा जो ट्रेडिशन है, जो भी हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन, हमारी लैंग्वेज है, तो उसको बिल्कुल हम कंजर्व करके करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसको आके इसमें कोई परिवर्तन करे, क्योंकि ये हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है जिसकी वजह से हम जाने जा रहे हैं। और बिल्कुल हम ये नहीं चाहेंगे कि इस पर किसी का रूल हो, कोई अपनी मनमानी इन चीज़ों पर करे, या फिर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कोई दखल अंदाजी करे। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये फीलिंग होती है विच इज़ नेशनलिज्म। इट इज़ फुल हार्टेड डिवोशन टू नेशन, बिल्कुल सेंस ऑफ ड्यूटी टुगेदर विद ऑब्लिगेशन एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ इन इट्स ग्लोरियस फ्यूचर बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल ये काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया। बिल्कुल हमारा फुल डिवोशन है हमारे नेशन के थ्रू, एक हमारी ड्यूटी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ये है कि आपको क्या मिलेगा, विदाउट सेल्फिश, कोई एक सेल्फिश जो एक फीलिंग है उसको दूर रखते हुए, कोई क्वेश्चन ना करते हुए, ये एक आपका फेथ है, ये एक लॉयल्टी है, ये एक आपकी ड्यूटी है जो आपको निभानी है अपने नेशन के लिए। ठीक है, अब आप इससे कहेंगे कि हमें क्या मिलेगा, तो इसको आपका जो नेशन है वो आपके पास रहेगा, आपकी फ्रीडम आपके पास रहेगी, और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। Nationalism is a sense of loyalty towards one own nation. The same thing, it creates a sense of psychological bond with the nation. बिल्कुल हमारे अब वी आर लिविंग इन अ कंट्री इंडिया, तो हमें उससे अपने ही लेवल पर एक प्यार है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आप बिल्कुल फ्रीडम एक अपना जी सकते हैं अपनी कंट्री में, लेकिन दूसरों की कंट्री में आप जाएंगे तो आप उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से आप बंध जाएंगे, आपको बिल्कुल उनके फॉलो करने पड़ेंगे। The bond of affinity is strong to such an extent that people belonging to a particular nation are suspicious of foreigners. बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत डरे रहते हैं कि कोई मतलब पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था कि रूल तो चलता ही रहता था, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब जब हमें इतनी मुश्किल से फ्रीडम मिली है, हम बिल्कुल फ्री होकर रहना चाहते हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रगल रही है इंडिपेंडेंट हमारा नेशन बनाने के लिए, वो कितनी ज़्यादा रही है। नेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा इंडिपेंडेंस की जो हमारी लड़ाई थी उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि अगर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं लागू होता तो आज हम शायद इतने फ्री नहीं होते, हम इंडिपेंडेंट एक कंट्री में नहीं रह रहे होते, क्या पता अभी भी कोई हमारी कंट्री पर रूल कर रहा होता। ठीक है, तो उस समय जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं नेशनलिज्म को उस समय पर, कि कितना ज़्यादा एक यूनिटी हम लोगों ने दिखाई, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन कितना रहा पूरे देश का ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए और हमारी जो नेशन है उसको फ्री करने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ फैसिज्म। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ सकते हैं। फैसिज्म के नाम से आपको सिर्फ मुसोलिनी और हिटलर का नाम याद आता होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप कंट्रोल और ऑटोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं। Fascism is a political system headed by a dictator in which the government controls business and labor, and सबसे बड़ी बात है opposition is not permitted, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाह चलता है, यहाँ पर जो लोग रूल करते हैं उनकी ही चलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके थ्रू निकाले जाते हैं वो बिल्कुल आप ऑपोज नहीं कर सकते, उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। चाहे आप वो चीज़ झेल पाएँ या ना झेल पाएँ, आपको करना ही है अगर ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते उस चीज़ को, बिल्कुल अपोज नहीं कर सकते उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अदरवाइज देयर इज़ अ वेरी बिग और डेंजरस पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, तो ये है फैसिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं। अंडर फैसिज्म द इंडिविजुअल कैन एंजॉय ओनली दोज राइट्स विच द स्टेट चूज टू ग्रांट दैम। बिल्कुल, मतलब फैसिज्म के अंदर जो रूल करते हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग हों, कुछ के लिए अलग हों, सबके लिए समान नहीं होते।
कि मतलब अगर वो चाहेंगे कि आप कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, जिन पे आप जी सकते हैं, सिर्फ आप उन पर ही कर पाएंगे जो भी स्टेट, जो भी रूलर है वो चूज़ करेगा आपको देने के लिए, ठीक है। द स्टेट हैज़ ऑल्सो द राइट एट एनी टाइम और वेन एवर इट कंसिडर नेसेसरी टू स्नैच अवे द राइट ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल। बिल्कुल, अगर आज की डेट में उन्होंने कोई आपको अपॉर्चुनिटी दी है या फिर कोई ऐसा राइट दिया है जिस पे आप उस चीज़ को आराम से अपने अवेल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दूसरे दिन वो उससे छीन भी सकते हैं और आप उससे कुछ नहीं कह पाएंगे कि आपने हमारे राइट्स क्यों छीने। जो हम अभी डेमोक्रेसी में, अभी इंडिया, हम फ्री इंडिया में है, अभी फ्रीडम है हमारे पास, तो हम अभी कुछ भी कर पाते हैं। अगर कुछ भी गलत है तो हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा पाते हैं, लेकिन फैसिज्म में ऐसा नहीं होता। आज अगर हमारे पास वो राइट्स है एंजॉय करने के लिए, तो कल हमारे पास नहीं है और आप उस पर क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते कि क्यों आपने छीन लिया हमसे। फैसिज्म डज नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे कोई इक्वालिटी वगैरह कुछ नहीं है सिटीजन्स के लिए, बिल्कुल कोई इक्वालिटी नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ जो लोअर क्लास के पीपल हैं उनके लिए कुछ अलग रूल्स निकालें, जो थोड़े कॉमन हैं उनके लिए अलग, जो रॉयल्टी है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग। एंड देयर इज़ नो इक्वालिटी फॉर एनी ऑफ द सिटीजन्स। इनके लिए साफ साफ इसमें लिखा होता है। Fascism does not accept the general will because it thinks that the stability of ability of the general people is very low। उनका कहने का मतलब ये है कि रूल सबके लिए अलग अलग इसलिए क्योंकि हर किसी में वही पोटेंशियल नहीं होता उनके हिसाब से। उनके कहने का मतलब है जो लो पीपल हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनमें इतना इंटेलिजेंस नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है कि उनको उस तरह के उन्हें राइट्स दिए जाएँ, तो उनके लिए अलग बनते हैं। और उन्हें लगता है कि कुछ कम्युनिटी के लोग ठीक हैं उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से उनके रूल्स अलग बनते हैं। फैसिज्म इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इनके लिए कुछ नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट्स इनके लिए बिल्कुल निल हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इनके लिए। ना ही जो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, फ्रीडम तो है ही नहीं, ना ही कोई ब्रदरहुड, यूनिटी कुछ नहीं है, ठीक है। फैसिज्म गिव इंपॉर्टेंस टू रिलीजन बिकॉज इट थिंक्स दैट रिलीजन्स गिव अ स्ट्रॉन्गर फूटिंग टू इट्स फैसिज्म इन्फ्लुएंस। तो ये जो फैसिज्म की जो एक पॉलिसी है, जो फैसिस्ट होते थे तो वो क्या करते थे कि जो अपना रिलीजन है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और जो उनका रिलीजन था वो बहुत कट्टर रिलीजन था। जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे वो उनको बिल्कुल फॉलो करने थे फॉर बीइंग अ नेजिस्ट या फिर फेजिस्ट जो भी है उनको, तो वो अपना रिलीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते थे। वो इनकरेज करते थे लोगों में bravery, sacrifice, devotion, sincerity of purpose, firm determination, discipline, dutifulness, culture and love. So it tries to develop these traits in the common people. It also attaches importance to inborn qualities and look down other traits. तो ये लोग बागों में ये जो भी फीलिंग थी ये सबको इनकरेज करने की कोशिश करते, जैसे कि ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, डिवोशन, सिंसेरिटी। तो ये सब वो चाहते थे कि सब लोगों में ये चीज़ें आए, सो दैट एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो पाए इस गवर्नमेंट का ऑल ओवर में। इस वजह से Fascism appears in Italy in the early 1920s and developed fully in 1930s. The Fascist Party in Italy was ruled by a Grand Council from 1922 until the end of World War II. However, in practice, it becomes ruled by the first of the Fascist leader Benito Mussolini और हिटलर, जो आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। ये बिल्कुल फैसिस्ट रूलर थे। इनके अंदर ही डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेटिक जो होता है वो इनके ही अंडर चलता था। स्ट्रॉन्ग जो डिक्टेटरशिप की एक जो पॉलिसी होती है वो चलती है फैसिज्म के अंदर। तो आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा। उनके बिल्कुल कट्टर रूल्स होते थे और ऑपोजिशन वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो उन्होंने रूल्स बना दी वो आपको फॉलो करने ही है और उसमें आप अपोज नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपके लिए एक बहुत डेंजरस सी पनिशमेंट होती थी और हो सकता है कि आपको मार भी दिया जाए। तो इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक पीरियड था फैसिज्म का। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बहुत अच्छे से, और इन्हें आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए। और बुक्स के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम की बुक्स इन प्रिंटेड फॉर्म्स आर अवेलेबल। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की हिंदी की बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस ऑप्शनल सेकंड और थर्ड ईयर की हिंदी में अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे blednotes@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझसे जुड़े हुए हैं आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ई बुक्स भी आर अवेलेबल ऑन किंडल इन इंग्लिश, तो आप वहाँ से ऑनलाइन रीडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको घर पे चाहिए बुक्स तो देन ऑल्सो यू कैन टेल मी, सो दैट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा पाऊँ।
ये रहा चार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी, नेचुरल साइंस, कोर सोशल साइंस एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, इनका प्रिंटेड फॉर्मेट अवेलेबल हो चुका है और ये बिल्कुल ही सर्टिफाइड सिलेबस ऑफ BLED जो फर्स्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। ये प्रॉपर फॉर BLED हैं। तो एट दी एंड प्लीज़ गाइज इसको लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें हमारी साइट BLED.in। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।